प्रमाण कितने टाइप के हैं, वो हमने ओवरऑल सारे कवर किए। उसमें से 3 टाइप को ही योग फिलॉसफी मानती है, ठीक है? बट टोटल प्रमाण, आपको प्रमाण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तब आपको वो चारों लिखने पड़ेंगे। बट अगर ऐसे आता है कि योग फिलॉसफी में कितने प्रमाण मानेंगे, तो आप 3 को ही एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे होगा। लेकिन अगर ओवरऑल प्रमाण पे क्वेश्चन आया, तो चारों चारों लिखने पड़ेंगे फिर। और वो आएगा ही, प्रमाण पे क्वेश्चन पक्का आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि किस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पूछेंगे, या ओवरऑल पूछ सकते हैं। कितने प्रमाण माने गए योगा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, तो चारों को आपको एक्सप्लेन विद एग्जांपल करेंगे तो और ही अच्छा है। अदरवाइज जैसे भी, मतलब उस पे एक लॉन्ग आंसर बना के रेडी रखना है, कहने का मतलब है। 14 मार्क का है, जितने हायर जितने भी मार्क्स हैं, उतने का वो क्वेश्चन उस पे आ सकता है। शॉर्ट नोट भी आ सकता है। दोनों तरीके से रेडी रहिए। तो पहली हमारी जो वृत्ति है, टोटल 5 वृत्तियाँ हैं। पहली है हमारी प्रमाण, प्रमाण के टाइप पढ़ लिए कि किस-किस तरीके से करेक्ट नॉलेज हमारे माइंड में जा सकती है, किस-किस तरीके से। अब दूसरा है विपर्य, दैट मीन्स, विपर्य मीन्स रॉन्ग नॉलेज। प्रमाण मतलब था करेक्ट नॉलेज, विपर्य मीन्स रॉन्ग नॉलेज। विपर्य is a false or wrong knowledge. विपर्य are false theories and wrong practices. इन द लाइक, जैसे हमने समझ लिया कि एक गलत नॉलेज की वजह से जो हमारे मन में विचार आते हैं वो, तो गलत रॉन्ग नॉलेज किस किस तरीके से हमको मिल सकता है। रॉन्ग नॉलेज किस किस तरीके से मिलेगा, जैसे कि जनरली हम जो एंशियंट टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कि किसी भी टाइप का आप उपनिषद पढ़ोगे, और यही सब चीज़ योग फिलोसफी, तो उनमें एक बहुत फेमस एग्जाम्पल दिया होता है रोप वाला, स्नेक एंड रोप का। आप पढ़ेंगे तो आपको वो मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि अगर हम इवनिंग टाइम में, जैसे अभी का जो टाइम है, अंधेरा हुआ है थोड़ा, अगर हम कोई रस्सी को पड़ा हुआ देखते हैं कहीं पे, तो हमको एक फर्स्ट इसमें पहली बार जब हम देखेंगे, तो हमको वो स्नेक की तरह दिख सकती है। अगर अंधेरा है तो दिख सकता है, और अभी बारिश का टाइम है तो हम एकदम से, मतलब हम कुछ सोचेंगे नहीं, ऐसा लगेगा हाँ शायद से स्नेक है ना। और अगर आपने उसको समझिए लाइट्स ऑन करके, या आपने कुछ भी सोचा ही नहीं उसके बारे में, आप आगे चले गए, विचार, वो मनस में जो विचार आया, विचार को लेके आप आगे, आपकी बुद्धि ने क्या डिसाइड कर दिया, हाँ स्नेक है। और उसके अकॉर्डिंग अहंकार ने क्या रिएक्ट किया कि आप भाग गए वहां से जल्दी से, कह रहे स्नेक है यहाँ पे चलो। तो मनस बुद्धि अहंकार ने अपना काम किया। बट ज़रूरी नहीं है मनस बुद्धि और अहंकार जो काम करते हैं वो करेक्ट ही हो, करेक्ट नॉलेज ही हो। क्यों? क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया, लाइट्स ऑन ही नहीं किए, इवन अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करके भी देखने की कोशिश नहीं किया। आपने सोचा कि बड़े या तो यहाँ पे स्नेक है, यहाँ से चले जाओ, और हो सकता है और 2 लोगों को बता दिया कि वहाँ पे स्नेक है, ऐसे भी हो सकता है। तो रॉन्ग नॉलेज हमारे माइंड में इस तरीके से जा सकता है। अब उस रॉन्ग नॉलेज को आप करेक्ट ही समझ रहे हो, बिकॉज़ आपको किसी ने नहीं बताया कि वो रॉन्ग नॉलेज है। तो रॉन्ग नॉलेज को ही आप करेक्ट समझ रहे हो, और उससे रिलेटेड जो भी विचार आ रहे हैं या उससे और स्प्रेड कर रहे हो आगे, तो ये इस टाइप का हुआ विपर्य। मतलब फॉल्स नॉलेज था वो आपका। फॉल्स नॉलेज इसलिए था क्योंकि वो स्नेक था ही नहीं, बट आप उसको रोप को स्नेक समझ रहे थे, इसलिए वो फॉल्स नॉलेज है। विपर्य मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठम, मतलब विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान जो एक्चुअल है ही नहीं, वो हुआ विपर्य। द 5 फॉर्म ऑफ विपर्य, विपर्य के 5 टाइप होते हैं, उनके केवल नाम लिख लीजिए, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 टाइप के रॉन्ग नॉलेजेस हो सकते हैं। वो है पहला अविद्या, अविद्या। सेकंड वन, अविद्या मतलब होता है इग्नोरेंस, मीनिंग बताऊंगी अविद्या मतलब क्या। दूसरा है अस्मिता, अस्मिता मतलब ईगोइज्म। तीसरा है राग, अविद्या, अस्मिता, राग। राग मीन्स लव, ब्रैकेट में लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि राग वर्ड आपको इजीली समझ में आ जाए। अविद्या इग्नोरेंस, अस्मिता ईगोइज्म, राग मीन्स लव। फोर्थ, द्वेष मीन्स हेट, हेट मतलब घृणा करना। एंड द फिफ्थ वन, अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय जो होता है ना, उसको बोलते हैं अभिनिवेश। इस तरह के मिथ्या ज्ञान, मिथ्या नॉलेज हमको हो सकती है। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल के साथ में, ये पूरा टॉपिक कवर तो हो जाएगा, मतलब ये पांचों वृत्तियां एंड हो जाएंगी, उसके बाद में पढ़ेंगे वृत्ति के बीच में दूसरा दूसरा नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप इससे समझ जाओ ये कहाँ आ गया हम अचानक से वृत्तियां पढ़ते पढ़ते। तो 1 2 3 4 5 एंड कर लेते, फिर नया टॉपिक ले लेंगे, कौन सा वेपर को स्पेशली थोड़ा पढ़ लेंगे, सेकंड वाली को। ठीक है, कल तो हमने प्रमाण पढ़ लिया, बट अब ऐसे बाकी सबको नहीं करेंगे, सबको अलग अलग टॉपिक। अभी केवल नाम लिख लीजिए। नाम थे अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। तो विपर्य आपने समझ लिया रॉन्ग नॉलेज किस टाइप का होता है। थर्ड वन इज विकल्प,
शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य हो विकल्प। विकल्प जैसे नाम से पता चल रहा है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की वजह से हमको जो ज्ञान होता है वो है विकल्प। कल्पना करके, इमेजिनरी नॉलेज। आपने मन में जैसे किसी ने बताया कि मैंने एक नया शॉप स्टार्ट किया है। आप तो जा नहीं पाए बट आपने इमेजिन किया उनकी बातों से कि कैसा होगा, कहाँ होगा, ऐसा दिखता होगा, या किसी भी पर्सन के बारे में आपने कुछ इमेजिन किया कि वो पर्सन ऐसा होगा। तो आपकी इमेजिनरी एक ज्ञान आपको मिल गया, लेकिन जब आप एक्चुअल में मिलोगे, रियल में मिलोगे, तो हो सकता है कुछ से 5-10% थोड़ा इधर-उधर हो, बट आपने अपनी इमेजिनेशन से कुछ ज्ञान अचीव कर लिया था। दैट इज़ विकल्प। विकल्प इज़ अ इमेजिनेशन as our wrong knowledge a kind of confusion creates imagination। माने हमारी रॉन्ग नॉलेज या राइट नॉलेज तो नहीं बोल सकते, बिकॉज वो पूरी तरह से कल्पना है ना, तो रॉन्ग नॉलेज की वजह से जनरली होता है। आपने देखा नहीं है किस चीज को, आप इमेजिन कर रहे हो, तो वो रॉन्ग नॉलेज होने के ज्यादा चांसेस है। तो विकल्प इज अ इमेजिनेशन एज आर रॉन्ग नॉलेज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट इमेजिनेशन ruins our लाइफ इन अ मिलियन वेज। मतलब हम गलत नॉलेज को लेके उससे इमेजिन करके बहुत सारी प्रॉब्लम खुद के लिए खड़ी कर सकते हैं। हियर इज समथिंग विच वी कैन नाइदर कंफर्म नॉर डिनाई। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमको ठीक से नहीं पता होती कि हुई है या नहीं हुई, हमने इमेजिन कर लिया होता है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ना ही हम उनको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि अ, समझिए, कोई भी चीज समझ लीजिए कि कोई चीज हुई है, आपको नहीं पता, आप श्योर नहीं हो वो चीज हुई है, लेकिन आपने इमेजिनेशन करके सोच लिया वैसे हुआ है, तो ना ही आप उसको डिनाई कर पा रहे हो क्योंकि कहीं से पता ही नहीं चल रहा ना, श्योरिटी नहीं है आपको। ठीक है, तो ना ही आप डिनाई कर पाते हो, ना ही उसको कंफर्म कर पा रहे हो उस चीज को कि सच में हुई, सच में नहीं हुई, दोनों ही चीज के बीच में हो आप, तो ये हुआ आपका इमेजिनेशन। तो इसकी वजह से भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो हमारी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकता है। होता है ना, कोई कोई समझिए, कोई किसी को किसी पर डाउट है, अपने फ्रेंड पे ही समझ लीजिए, अब हुआ कुछ नहीं है बट उन्होंने इमेजिन कर लिया, ना ही उसके पास कंफर्म करने के लिए कुछ है, ना ही डिनाई कर पा रहे हैं। तो इस टाइप की चीजें। इमेजिनेशन इज वन ऑफ द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द माइंड, इट लीड्स टू एंडलेस डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमारा माइंड, हमको पता है, उसका फेवरेट एक्टिविटी है इमेजिन करते रहना, कुछ ना कुछ हमेशा इमेजिन करते रहता है। तो अगर मतलब अगर वो ऐसे ही सोचते रहेगा और उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा उन बातों का, तो वो एंडलेस डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। देयरफॉर योगी इज अ कॉशियस नॉट टू अलाउ इट टू इंटरफेयर इन हिज लाइफ। इसलिए योगी का क्या कर्तव्य है, एक योगी का, बिकॉज हम नॉर्मल लोगों से अब अलग है। हम जब तक किसी नतीजे पे, मतलब कोई हमारे पास प्रूफ नहीं हो, तब तक हमको ऐसी बातों को अपने माइंड में जगह नहीं देनी है ना। इंटरफेयर नहीं करने देना है अपनी लाइफ को ऐसी कल्पना वाली चीज़ों से, कि बिकॉज़ आप श्योर हो जाओ ना पता करके, तब आप उसके बारे में सोचो, अदरवाइज़ रहने दो, माइंड से निकाल दो। जो आप श्योर ही नहीं हो जिस चीज़ के लिए, आप कन्फर्म नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, उन चीज़ों को माइंड से निकाल दीजिए। क्योंकि ये भी एक तरह की वृत्ति का काम करती है हमारे मन में, और वो इमेजिनेशन हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। बचपन में टीचर ने आपको अ, थप्पड़ मार दिया, क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड ने गलती की थी और उसका पनिशमेंट आपको मिल गया। ठीक है? तो वो आप वही सोच रहे हो हमेशा कि ऐसे-ऐसे हुआ था, आप ना श्योर हो पा रहे हो, आप ना, आपके टीचर को भी नहीं पता ये बात कि किसने किया था, ठीक है? उनके लिए वो एक कल्पना शक्ति वाली चीज़ हो गई, क्या इसने किया था, इसलिए आपको थप्पड़ पड़ गया उस टाइम, पनिशमेंट आपको मिल गई। तो कहीं न कहीं वो रॉन्ग हो गया ना आपके साथ में, उनके विकल्प की वजह से, उनके इमेजिनेशन की वजह से केवल। तो ना ही वो उनको पता है किसने किया, लेकिन उन्होंने पनिशमेंट दूसरे को दे दिया। तो इस टाइप की चीज़ें जिनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, हम कहीं पे श्योर नहीं है जिनके बारे में, वो हुआ विकल्प। फोर्थ वन इज़ निद्रा, स्लीप। निद्रा मीन्स स्लीप। पतंजलि ऑल्सो इंक्लूड स्लीप एज अ वृत्ति। स्लीप को क्यों वृत्ति में इंक्लूड किया गया? अ, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, ये इसका सूत्र है 1.10 नंबर का। आप योग सूत्र बुक अगर लेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कि आपको अभी आगे सेकेंड ईयर भी है, आप लोग को योग सूत्र आगे अभी भी है और बाद में भी रहेगा, तो पढ़ना तो है, तो एक अच्छी बुक ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अ, निद्रा के बारे में क्या बताया गया है सूत्र में? एब्सेंस ऑफ एनी कंटेंट। निद्रा मतलब क्या होता है? जब हम सोते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या है नींद का? प्रॉपर नींद का डेफिनेशन, एब्सेंस ऑफ एनी कंटेंट इन द माइंड इज कॉल्ड स्लीप। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, मतलब पूरी तरह से अभाव होना किनका? विचारों का, दैट इज निद्रा। जब हम सोते हैं, तो जब
कोई विचार हमारे माइंड में नहीं होता, है ना? कोई भी विचार नहीं होता, पूरी तरह से अभाव हो जाता है विचारों का, वो निद्रा है। लेकिन ऐसी स्लीप क्या हमको होती है? नहीं। जो सपने आते हैं ना, वो भी नहीं आना चाहिए। करेक्ट जो नींद होती है ना, उसमें सपने भी नहीं आते। बस एक साउंड स्लीप होगी, आप आँखें बंद करेंगे और मॉर्निंग में उठेंगे, वो हुई सही तरीके से नींद। लेकिन क्योंकि नींद का डेफ़िनेशन ही वही है, अभाव प्रत्यय लंबना, मतलब पूरी तरह से विचारों का अभाव। लेकिन अगर हमको सपने आते हैं और कुछ विचार करके नींद खुल जाती है और फिर नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स वो वृत्ति ही है। आज कुछ न्यू स्टूडेंट दिख रहे हैं। संध्या जी, आपका पहला है आज का लेक्चर, या फिर एक किया था शायद आपने? मीन्स बाकी सबको तो मैं अच्छे से पहचान गई हूँ फेसेस अभी, जिनके हमेशा वीडियो ऑन रहते हैं ना, उनको तो मैं देखूंगी कहीं तो मिलूंगी तो पहचान जाऊंगी। कितने नागपुर के हैं पता नहीं। हाँ, ऐसे लग रहा है एक दो किए हैं आपने, बट थोड़ा सा न्यू लग रहा है। काजल जी का वीडियो हमेशा ऑन रहता है, ममता जी, पायल जी, तरल जी, इनको तो मैं फेस से अच्छे से पहचान गई हूँ अभी। अभी मैं मिलूंगी तो पहचान लूंगी। चलिए ठीक है। तो अ, एक सेकंड, अभी आ रहे हैं स्टूडेंट। तो पूरी तरह से जब विचारों का अभाव होता है, वो है निद्रा। द माइंड इज ब्लैंक। उस स्टेट में कैसा होता है? हमारा माइंड कंप्लीटली ब्लैंक होता है। देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ वॉइडनेस। वॉइडनेस मतलब एक खालीपन, एक शून्य का अभाव, शून्य होना चाहिए तब वो सही तरीके से नींद है। अगर शून्य नहीं फील हो रहा है, सपने आ रहे हैं, तो वो नींद वृत्ति है, वृत्ति कहलाएगी। इन विच द माइंड इज अटेंडिंग नो थॉट्स। किसी भी तरह के थॉट को हमारा माइंड अटेंड नहीं करता। सम पीपल में इवन एक्सपीरियंस देयर वॉइड स्टेट ऑफ माइंड विथ आईज ओपन। मतलब जो योगी होता है ना, वो आंखें खुली रख के भी नींद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज उनके माइंड में, जैसे बताया ना, उन महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग योग का डेफिनेशन ही वही है, पूरी तरह से विचारों का रिमूवल। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते इतने मास्टर हो जाते हैं कि जागे हुए में विचार पूरे खत्म। दैट मीन्स वो एकदम का माइंड रिलैक्स है। माइंड रिलैक्स होना दैट मीन्स नींद का एक्सपीरियंस करना। ठीक है। तो इस टाइप से नींद को डिफाइन किया गया। स्लीप को, स्लीप ऐसी होनी चाहिए, बट हमारी तो ऐसे नहीं होती है। तो तीन टाइप की नींद बताई गई है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। अ, भारती जी। ओके, ओके भारती जी। मेरे पास रिकॉर्डिंग सब आ गए हैं, थोड़ा उनको एडिटिंग का है, फिर मैं एक साथ सारे पोस्ट कर दूँगी। कल संडे है तो कोशिश करती हूँ कल ही हो जाए, ठीक है ना? वैसे तो आप लोग क्लासेस में अच्छे से समझ ले रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और हम रिवीजन वगैरह के क्लासेस लेते रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। पहली सात्विक, दूसरी राजसिक, तीसरी तामसिक स्लीप। सात्विक वो होती है जो पहले बताया, कि बस एक बार सोना और फिर अ, अच्छे से साउंड स्लीप के बाद, इवन योगीज क्यों 3 घंटे में उनका नींद कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जितना देर वो सोते हैं उनका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक होता है, कंप्लीटली ब्लैंक माइंड, उसमें कोई थॉट्स नहीं होते। इसलिए उसको सात्विक स्लीप बोलते हैं। दूसरी वाली जो होती है राजसिक, मतलब जिसमें थोड़ा विचार, सपने, इस टाइप का थोड़ा डिस्टर्ब, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड होती है। और थर्ड वन वाली जो होती है ना तामसिक, वो पूरी तरह से आलस से भरी हुई नींद, मतलब हम सुबह उठने के बाद भी हमारा जो उठने का मन नहीं करता, और सारे दिन ही हमको नींद आती रहती है, वो होती है तामसिक टाइप की नींद। अ, तो इसको वृत्ति बोला गया इसीलिए। उसके बाद फिफ्थ वन इज स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी। जैसे आपको पता है, स्मृति वर्ड है संस्कृत का, उसका इंग्लिश में अगर हम उसका मीनिंग समझेंगे तो मेमोरी। तो मेमोरी से रिलेटेड जो विचार हमारी, मेमोरी मतलब चाइल्डहुड मेमोरी, अभी के 2 महीने पहले, अभी से 2 घंटे पहले की कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है, तो उससे, ऐसी बातों से रिलेटेड जो भी विचार हमारे मन में, जो भी थॉट्स आते हैं, वो हुए मेमोरी, स्मृति कहलाएंगे वो। अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति। ये भी पहली यूनिट, मतलब पहला जो चैप्टर है, कितने चैप्टर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे योग सूत्र में। 4 चैप्टर्स हैं। तो पहले चैप्टर का ही डिस्कशन चल रहा है। स्मृति इज मेमोरी, राइट नॉलेज। अब स्मृति किन चीज़ों से बनती है, स्मृति कैसे बनती है? देखिए, अभी तक हमने सब पढ़ा, राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इमेजिनेशन और निद्रा, 4 टाइप के पढ़े। इन सब से मिलके पांचवा वाला बनता है स्मृति। मतलब कहीं आपको बचपन में कुछ सही नॉलेज था, बचपन में क्या अभी भी कोई सही नॉलेज है, कोई गलत नॉलेज है, कोई इमेजिनेशन, इन सब से मिलके एक मेमोरी बन जाती है माइंड में, है ना? वो सब मेमोरी से रिलेटेड जो भी विचार आते हैं, आप समझो आपका चाइल्डहुड कोई फ्रेंड था, और आपको उसका नाम अभी भी याद है, उसके साथ में जो आपने गेम्स खेले, आप खेलते थे, वो सब चीज़ें आपको अभी भी याद है, तो चाइल्डहुड मेमोरी में हम कभी कभी चले जाते हैं। आज से 2 साल पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको आप नहीं भूल पाते हो, है ना? कोई अच्छी बात, खराब बात, कोई
घर में कोई फंक्शन, तो क्या हुआ, ये मेमोरी ही है ना, अभी तो नहीं हो रहा, प्रेजेंट मोमेंट तो नहीं है, ये तो पुरानी बात है। तो इस टाइप के जो भी विचार आते हैं, जितने भी, इसमें मोस्टली हमारे विचार मेमोरी से रिलेटेड ही होते हैं, है ना। हम प्रेजेंट के बारे में कम सोचते हैं, हम पास्ट ज़्यादा सोचते हैं, और ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ ठीक होगा या नहीं, करियर कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसे रहेगा, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे विचार फ्यूचर और पास्ट के होते हैं, बट प्रेजेंट के बहुत कम विचार हम रखते हैं, बिकॉज हम योगी नहीं है। अगर हम योगी योगी बन जाएंगे ना, सही तरीके से योग करेंगे, तो हम प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे। हमको योग प्रेजेंट में जीना सिखाता है कि आप पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ, बिकॉज वो है ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है, तो प्रेजेंट में रहिए, ये हमको योग सिखाता है। तो स्मृति मतलब क्या होता है? स्मृति इज अ मेमोरी, राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज एंड इमेजिनेशन एंड आर गैदर टुगेदर। जब ये सब एक जगह जमा हो जाते हैं, तो इनसे मिलजुल के कुछ स्पेसिफिक टाइप के विचार बनते हैं। रजिस्टर्ड, एक्यूमुलेटेड, प्रिजर्व्ड एंड रिमेंबर्ड एंड देयरफॉर देयर इज मेमोरी। और जब जब वो याद आते हैं हमको, पुराने विचार, वो कहलाते हैं मेमोरी। मेमोरी इज अ पास्ट एक्सपीरियंस, द इम्प्रेशन क्रिएट बाय अ पास्ट एक्सपीरियंस। ये वही बातें बताई गई है कि पुराने किसी बात, कोई इंप्रेशन की वजह से जो एक्सपीरियंस आपके माइंड में आता है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होता आपके माइंड से। कुछ बातें आप भूल जाते हो, बट उनसे रिलेटेड कुछ बातें फिर भी याद रह जाती हैं, जो निकालने से भी माइंड से नहीं निकलती, है ना। तो इस तरह को बोलते हैं मेमोरी। यू कैन कॉल द मेमोरी, बट येट इट कैन क्रिएट ग्रेट सॉरो। और कभी कभी ये बहुत दुख का कारण होता है, क्योंकि वो विचार हमको अच्छा नहीं लगता पुरानी बातें याद करके, बट फिर भी वो हमारे माइंड में आता है कभी कभी। तो ये हुआ मेमोरी। योगा सेज लेट द माइंड बी माइंड, पास्ट एक्सपीरियंस फ्लोट इन, बट लेट देम नॉट कलर द माइंड। योगा ये कहता है कि पुराने जो भी एक्सपीरियंस, पुरानी जो भी मेमोरी है, उसको आने दो। विचारों को हम नहीं रोक सकते, उस पर हमारा कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। विचार तो आएगा, लेकिन आपका कंट्रोल किस चीज़ पे है? उस पर एनालिसिस मत करिए, इस चीज़ पे आपका कंट्रोल है। योगा हमको वही सिखाता है कि उसको, आपके माइंड को कलर मत करने दीजिए कि हम वो पुरानी विचार में खो गए और हमने अपनी प्रेजेंट लाइफ बर्बाद कर ली उसकी वजह से। होता है कभी कभी, पुराना कोई इंप्रेशन इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होता है कि हम प्रेजेंट लाइफ भी उसी के अकॉर्डिंग हमेशा टेंशन में, दुख में जीते रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को कलर मत करने दीजिए अपने माइंड को, केवल विचारों को आने और जाने दीजिए। अब ये हुई 5 टाइप की वृत्तियाँ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चित्त वृत्तियों का निरोध। हम वो श्लोका को लेके चल रहे थे, चित्त वृत्ति निरोध। हमने चित्त को समझा कल, आज वृत्तियों कंप्लीट कर ली। अब उसका निरोध मतलब रिमूवल कैसे होगा, इन विचारों को कैसे हम कंट्रोल करें योग के थ्रू, वो टॉपिक। सो चित्त वृत्ति निरोध। सो महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए, उसके रिमूवल के लिए हमको कुछ सल्यूशन, कुछ उपाय बताए हैं। उनके सारी चीज़ें उन्होंने सूत्र के फॉर्म में बोली, बताई हैं अपनी। तो ये सूत्र है अभ्यास वैराग्य तन्निरोध। बुक रखिएगा अपने साथ में, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, और आप करेक्ट कर पाओगे। क्योंकि क्या होगा, ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको श्लोका में ही मिलेगी। एक्सप्लेनेशन के साथ वाली बुक ले लीजिए जिसमें श्लोका का एक्सप्लेनेशन लिखा हो। ठीक है, तो क्या उपाय बताया, इन सारे टाइप के विचारों को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? अभ्यास वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य दो रास्ते बताए उन्होंने। It is a quite impossible to remove the fluctuation of mind because the mind is always thinking। जैसे कि हम सबको पता है, हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम टोटली विचारों को रिमूव कर डालें, पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि एक दिन में 1000 आ रहे थे, तो 1000 थे, हमने 500 पे ले आए, ट्रेनिंग दे दे के अपने माइंड को बहुत ट्रेनिंग दी, है ना। अब पहले आप फोकस नहीं थे, समझो क्लास में मज़ा नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे आप ट्राई कर रहे हो कि मैं ज़्यादा ध्यान से सुनती हूँ, तो मेरे को ज़्यादा समझ में आता है अच्छे से, तो क्यों ना हाफ एन आवर में दूसरे विचार कुछ सोचूं ही नहीं, पूरा अटेंटिव रहूँ। तो आपके माइंड में जो 10 से 15 विचार आते थे, अब धीरे धीरे वो 10, 8, 9 और 10 पे आ गई। फिर हो सकता है कि आप पूरी तरह फोकस्ड हो जाओ कि बस मुझे योग फिलोसफी को अच्छे से समझना है क्लास में। तो ऐसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग मतलब माइंड को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे मार्केट में गए मम्मी के साथ में, तो जैसे वो भागता है हाथ छुड़ा के, तो मम्मी का क्या काम करती है, अपने पास वापस खींच लेती है उसको, कि नहीं, आप गुम जाओगे या आपको चोट लग जाएगी, दौड़ो मत, मेरे पास रहो, या इससे कुछ हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो वैसा ही हमारा माइंड होता है छोटे बच्चे की तरह।
उसको कुछ नॉलेज नहीं होती। हमारा काम है जैसे ही वो किसी थॉट पे गया, हम उसको वापस ले आए, नहीं आपको पढ़ाई करनी है, आप तो योगा फिलॉसफी पढ़ रहे हो अभी, तो किचन में मत जाओ, मार्केट में मत जाओ, ऑफिस की बातें मत सोचो। तो वैसे ही हमको हमारे माइंड को कंट्रोल करके रखना होता है। योग हमको वही सिखाता है। कंट्रोल इन द सेंस आने जाने दो, बट वो आपकी कंट्रोल में रहे कि बस इतने इतना आपका दायरा है, सीमित कर दो, इतने से बाहर आप नहीं जाओगे। अभी योग फिलोसफी के बारे में सोचो, अगर अभी आप हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए यहीं पे प्रेजेंट रहिए, ठीक है। तो अभ्यास और वैराग्य दो रास्ते बताए हैं। However, the Yoga Sutra teaching us method of quieting the mind, which is a system of practice that lead up to mental peace. जिससे कि हमको क्या होता है, मेंटल पीस अचीव होता है। इसलिए बोलते हैं कि हर किसी को आजकल वही बताया जाता है, मेंटल पीस चाहिए किसी को। मेंटल डिसीजेज हैं आजकल के टाइम में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हर किसी को योग का रास्ता क्यों बताया जाता है, इवन डॉक्टर्स भी बताने लगे हैं, क्योंकि वही एक वे है जिसके थ्रू आप मेंटल पीस को अचीव कर सकते हैं। ना जिमिंग से, ना बाय एनी अदर एक्सरसाइजेस आप अचीव कर सकते हैं, केवल योग ही हमको रास्ता बता सकता है मेंटल पीस का। When we do yoga and practices meditation, we become the witness of these fluctuations rather than identify ourselves with them. This is the beauty of yoga because it's so enlightening. यही ब्यूटी है योगा की, यही उसकी खूबसूरती है कि वो हेल्दी वे में हमको मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों प्रोवाइड करता है। अब है बात अभ्यास और वैराग्य की, ठीक है। तो पहला पॉइंट है अभ्यास। सूत्र के अकॉर्डिंग 1.12 नंबर का सूत्र है। चित्त वृत्ति निरोध, जब भी अगर शॉर्ट नोट आता है तो अगर सूत्र लिख देंगे तो आंसर बेस्ट हो जाएगा। सूत्र याद नहीं रहता तो बिना सूत्र के सूत्र नंबर लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अभ्यास वैराग्याभ्याः तन्निरोध, तो इसमें पहला वर्ड है अभ्यास। अभ्यास मीन्स क्या? अभ्यास ट्रांसलेट्स टू डेडिकेशन ऑफ प्रैक्टिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी एक प्रैक्टिस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इतना प्रोलॉन्ग हो सकता है कि लाइफ टाइम। जैसे कि योग को हम बोलते हैं ना, एक दिन 2 दिन 2 महीने के लिए नहीं है, सारी जिंदगी भर करना है आपको, क्योंकि बेनिफिट तो लाइफ टाइम चाहिए ना। बेनिफिट थोड़ी 1-2 महीने के लिए चाहिए, एक डिसीज थोड़ी ठीक करनी है, लाइफ टाइम हेल्दी रहना है। तो कोई भी प्रैक्टिस जिसको हम लाइफ टाइम करते हैं वो है अभ्यास, ठीक है। अभ्यास जैसे कि हम नहाते तो डेली है ना, ऐसे थोड़ी क्या 50 के हो जाएंगे, 55 को तो नहाना छोड़ देना पड़ेगा, वो तो अभ्यास है, एक अभ्यास है। आपको जीवन जीते जब तक हैं, अपने लास्ट ब्रेथ तक हमको ये प्रैक्टिसेस करनी है। क्लीन रहना, नीट एंड क्लीन रहना, ये अभ्यास है। तो अभ्यास क्या है? डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस के लिए डेडिकेशन जो कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है। दिस इज अ वर्क ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। अभ्यास क्या होता है? ऐसा वर्क जो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ चलता है। जो चीज़ आप 2 महीने करते हो, 3 महीने करते हो, वो कभी भी अभ्यास नहीं हो सकती। इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस। द डेडिकेशन प्रैक्टिस ऑफ बोथ योग एंड आसना। यहाँ पे योग का इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है बिकॉज ये हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे योग का एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि योग, आसन और प्राणायाम को भी लाइफ टाइम ही परफॉर्म करना होता है, तब वो अभ्यास बनेगा। अगर हम हफ्ते में 2 दिन करते हैं और 5 दिन नहीं करते तो वो योगाभ्यास नहीं है, वो योग साधना नहीं है, और वो किसी तरह का अभ्यास की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो आपकी हॉबी है कि आप कभी-कभी योग कर लेते हो, आपको शौक है, मज़ा आता है, कभी-कभार कर लेते हैं तो अभ्यास में नहीं कहलाएगा। द डेडिकेटेड प्रैक्टिस ऑफ बोथ योग एंड आसना एंड रेगुलर मेडिटेशन विल कल्टीवेट द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड चित्त और कॉन्शियसनेस। वो क्या करता है? हमारे माइंड को स्टेबल करता है और हमारे चित्त को भी स्टेबल करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वैराग्य। अभ्यास तो हो गया, अभ्यास आप समझ गए, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिसको आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रैक्टिस करते हो डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन के साथ, दैट इज अभ्यास। तो यहाँ पे अ, आसन और प्राणायाम मेडिटेशन के लिए साधना, अभ्यास करने बोला जा रहा है। दूसरा है वैराग्य। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है तो आसन प्राणायाम के बिना पॉसिबल नहीं है, आसन प्राणायाम मेडिटेशन, इसलिए उनका एग्जाम्पल दिया गया है कि अभ्यास कीजिए इन चीज़ों का और बाकी सारी अच्छी हैबिट्स जो भी हैं। दूसरा है वैराग्य। द सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज वैराग्य। वैराग्य वर्ड का मीनिंग अगर इंग्लिश में समझना हो तो डिटैचमेंट लिख सकता है सामने। डिटैचमेंट, दिस मीन्स नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट मीन्स डिटैचमेंट।
अ, संध्या जी क्लियर है? हैंड रेज कर दीजिए, जिसका नाम लूंगी हैंड रेज कर दीजिए। सुन रहे हैं, अटेंटिव है, हैंड रेज कर दीजिए। ओके। पवन जी, पवन जी हैं, सुन रहे हैं? ओके, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है वैराग्य। बिकॉज अटैचमेंट क्यों वैराग्य के लिए बोला जा रहा है? अटैचमेंट ही सारे दुखों का कारण है, सारी वृत्तियों का कारण है। जितना हम विचारों से अटैच रहेंगे उतना हमारे माइंड में ज़्यादा विचार आएंगे। सो बिकॉज अटैचमेंट्स आर वॉट अल्टीमेटली कॉज अस टू सफ़र। हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे विचार और हमारा अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट डजेंट मीन अवॉइडिंग और नंबिंग आर इमोशन। तो नॉन अटैचमेंट मतलब वैरागी का ये मतलब नहीं है कि वो कमंडल लेके चले जाना मतलब वैरागी हो जाना। वो बार बार बताया जा रहा है कि वैरागी होना ना, वैरागी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के चले जाएं। वैरागी होने का मतलब, वैराग्य का मतलब है जो भी ड्यूटीज आपकी हैं, अभी आप सांसारिक हैं अभी, तो जो ड्यूटीज हैं उनको करना, बट उनसे बिना अटैच हुए, उनके फल से बिना अटैच हुए आपको अपनी ड्यूटीज करना है। ठीक है, उनका फल क्या होगा, उसके बदले में हमको चीज़ें मिलेंगी या नहीं। हमने बच्चों के लिए किया तो बच्चे हमारे लिए करेंगे, हमने पेरेंट्स के लिए तो किया तो पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए अपनी ड्यूटीज़ को करना, दैट इज़ डिटैच रहते हुए अपना काम करना। बिकॉज अटैचमेंट, हाँ वो बताया मैंने। तो डिटैचमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि अवॉइड करना किसी पर्सन को, अपने से अपने ऊपर जो डिपेंडेंट है उस पर्सन को अवॉइड करना कि भाई हम तो डिटैच रहेंगे तुमसे। ऐसा नहीं, अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है। विद द हेल्प ऑफ योग वी लर्न हाउ टू मास्टर आर थॉट्स एंड इमोशन। तो योग के अभ्यास से ये भी हो जाती है चीज़ कि धीरे धीरे हम थोड़े से वैराग्य मतलब थोड़े डिटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमको प्रेजेंट में जीना सिखा देती है। मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम हमको प्रेजेंट में रहना सिखा देते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है, हम ज़्यादा पास्ट पे, फ्यूचर पे फ़ोकस ही नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग ही करना छोड़ देते हैं, करते हैं, बट ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाते, तो डिप्रेशन तक नहीं जाते, स्ट्रेस तक भी नहीं जाते। बस ठीक है, जो है देख लेंगे। हमने अपनी ड्यूटी 100% समझो, आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना ना, अपना 200% देना आपकी ड्यूटी है। लेकिन एग्ज़ाम में पास हो गया नहीं, वो तो आपके हाथ में नहीं ना। जो चेक करेगा, आप वहाँ कैसा लिख के आए हो उस टाइम। कभी-कभी क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि लक पे भी डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई बहुत की थी बट जो नहीं आना चाहिए था वो आ गया। तो आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ड्यूटी है। तो वहाँ तक की फ़ोकस की, उसके बाद छोड़ दीजिए और हर पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों रिज़ल्ट के लिए रेडी रहिए। अपना माइंडसेट वैसा रखिए। तो अगर हम ऐसे रहेंगे दैट मीन्स हम डिटैच्ड हैं फ्रूट से। जो एक्शन आपने परफ़ॉर्म किया उसके फ्रूट से आप डिटैच्ड हो। सो अपार्ट फ्रॉम अभ्यास एंड वैराग्य, ये दो चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि हम चित्त की वृत्तियों का कंप्लीट रिमूवल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। अब अपार्ट फ्रॉम अभ्यास एंड वैराग्य, अष्टांग योगा बताया गया इज अनदर मेथड टू क्वाइटिंग आवर माइंड। मतलब अभ्यास करिए किसी एक चीज का कंटिन्यूअसली, वैराग्य रखिए, डिटैचमेंट रखिए तो हो जाएगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए अभ्यास करना, तो अष्टांग योगा को फॉलो कीजिए। अष्टांग योग का मार्ग बताया उन्होंने। अष्टांग योगा भी हम पढ़ेंगे कि कौन से अष्टांग योग के कौन कौन से 8 लिम्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चित्त की वृत्तियों का रिमूवल अगर आता है, उस पे शॉर्ट नोट अगर आता है तो आपको ये वाले श्लोक को एक्सप्लेन करना है पूरा। अब अष्टांग योगा के 8 लिम्स पढ़ लेते हैं। अष्टांग योगा भी उन्होंने एक मार्ग बताया। अगर ये फुल नोट में आ जाए तो आप उसको थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो। उसमें अष्टांग योगा को थोड़ा देखो, वैसे भी फुल नोट आएगा तो आपको हर चीज़ का इंट्रोडक्शन देना है ना? फुल नोट अगर आता है तो आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे योग फिलोसफी, योग दर्शन का, उसके बाद अपने मेन आंसर पे आओगे। अगर शॉर्ट नोट आए तो थोड़ा कम छोटा सा इंट्रोडक्शन देके उस पे आ जाना। तो अब आइए हमारे अष्टांग योग। पहली बार तो अष्टांग योग बोला गया है। ये जो योग सूत्र बुक है इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स हैं, ये लिख लीजिए। अष्टांग योग है, 8 लिम्स बताए गए हैं योग के, बट जो चैप्टर्स हैं वो 4 है। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना? देर आर 4 चैप्टर्स कॉल्ड पादास, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना चैप्टर मतलब पाठ, उसको बोलते हैं, उन्होंने पाद बोला है, लेकिन समाधि पाद। पहला है समाधि पाद।
195 सूत्र बोले गए हैं टोटल सब में मिला के, ठीक है। पहला है समाधिपाद, सेकंड वन इज साधनपाद, साधनपाद, थर्ड इज विभूतिपाद, विभूतिपाद, एंड द फोर्थ वन इज कैवल्यपाद। ये चार। हाँ, योग सूत्र जो बुक है जो महर्षि पतंजलि ने लिखी है उस बुक को उन्होंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। मतलब जो भी बताया ना वो चैप्टर वाइज़ बताया कि जैसे स्पेसिफिक हम कबर्ड में चीज़ें रखते तो एक ही में सारा थोड़ी रख देते हैं, साड़ियाँ, ड्रेसेस सबका अलग-अलग जगह होती है ना, तो बड़ा जब हमको चाहिए होती है तो बड़ा ईज़िली सब चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे ही उन्होंने एकदम सिस्टमैटिकली उस सब चीज़ों को वहाँ रखा हुआ है। मीन्स कौन से चैप्टर में आपको स्पेसिफिक वही चीज़ मिलेगी। जैसे कि समाधि पाद में समाधि की विधियाँ, तरीके बताए गए हैं, समाधि कैसे ली जाती है। कभी कभी हम कंफ्यूज है समाधि पाद पहले कैसे आ गया, समाधि के तरीके और कंसंट्रेशन वगैरह के बारे में बताया गया। दूसरा जो साधन पाद है, साधन मतलब प्रैक्टिस, साधना, साधना जो होती है उसकी प्रैक्टिस करने की विधियाँ, ये सब बताए। तीसरा वाला जो विभूति है ना, विभूति पाद में अब जब हम योग करते हैं तो योगा जब हम कर रेगुलरली करते रहते हैं तो कुछ सिद्धियाँ मिलती हैं हमको। पहले के जो ऋषि मुनि आपने देखा होगा बहुत सारी सिद्धियाँ उनके पास, कोई डिसअपियर ही हो जाता था बैठे बैठे। फिर महाभारत वगैरह में तो कहीं भी डिसअपियर हो, कहीं पे भी प्रकट हो गए। ठीक है, जैसे मिस्टर इंडिया में दिखाया था वो तो अभी साइंटिफिक तरीके से उन्होंने वॉच बना के कर लिया। पहले तो बिना किसी के ही हो जाते थे, यहाँ पे गायब हुए दूसरे घर डायरेक्ट पहुंच गए, कोई गाड़ी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। कितना मजा आएगा ऐसे हो जाए तो पहले साधना करके ये सब अचीव कर लेते थे वो लोग, बट बहुत लंबी साधना करती थी, 50 साल 100 साल, मतलब उनकी आयु भी उतनी लंबी होती थी ना। और आयु भी बढ़वा लेते थे कि मेरे को 400 साल की एज मिल जाए, क्योंकि उनको पहले के टाइम पे बहुत सारा ये सब काम करना होता था, स्पिरिचुअल वर्क वगैरह। धीरे धीरे एज भी कम होते गई ना युग के साथ में, तो पहले साधना करके वो बहुत सारी चीजें ये विभूतियां मिलती थी। बट क्या होता था, कुछ ऋषि मुनि उन विभूतियों का, उन सिद्धियों का गलत उपयोग कर लेते थे, तो उनके पास वो वहीं तक रह जाते थे बस कि भाई मेरे को डिसअपियर होने का एक मिल जाए। और कोई बोलते थे बहुत सारा, मैं जिस भी चीज को टच करूँ वो सोने की हो जाए, ऐसे जो विभूतियां कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप थर्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अ, और फिर उसके बाद में जो फोर्थ चैप्टर है कैवल्यपाद, उसमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, चौथे वाले चैप्टर में वो बताया गया। तो ऐसे टोटल 4 चैप्टर हैं, उन टोटल चैप्टर्स में 195 के करीब सूत्र हैं। अब पढ़ेंगे 8 लिम्स कौन से हैं, 8 कौन-कौन से अंग उन्होंने योग के बताए। मतलब ये जो मोक्ष मिलने वाला है एंड में, चौथे पाद में जो मोक्ष मिलने वाला है ना, उसके लिए क्या आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, डायरेक्टली मोक्ष तो नहीं मिलेगा, तो किस तरीके से मिलेगा, तो वो अष्टांग योग क्यों नाम दिया गया वो समझ लेते हैं। हुँ। और मेरे को याद दिलाना कि इसके बाद में, अगर आज तो एंड नहीं होगा, ईश्वर का भी कंसेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा पढ़ेंगे, उसके लिए सूत्र दिए हुए हैं बहुत अच्छे उसमें। ठीक है, तो लिम्स ऑफ पातंजल योग, पातंजल और अष्टांग योग, इसका एक सूत्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानी। मतलब 8 अंग उनके, अगर सूत्र याद कर लिया ना तो सारे उनके नाम याद हो गए। इतना अच्छा था कि केवल सूत्र याद कर लिया तो आपको सीक्वेंस में याद हो जाता है, वरना आप प्रत्याहार पहले बोल दिया, प्राणायाम बाद में बोल दिया, ऐसे गड़बड़ होती है। तो सूत्र को 2-3 बार पढ़ेंगे ना, सबके नाम सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है यम। पहला है यम, मतलब कंट्रोल, लिख बोल सकते हो, यम इज अ सोशल बिहेवियर दैट डिस्क्राइब हाउ वन शुड ट्रीट अदर्स। देखो समझोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, हम दूसरों को कैसे ट्रीट करें वो यम में बताया गया है। मतलब मोक्ष मिलेगा, मोक्ष के लिए उन्होंने 8 स्टेप्स बताए, सीढ़ी बताइए, पहली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट 8वीं पे छलांग नहीं लगा सकते, और लगाएंगे तो शायद गिर जाएंगे। डायरेक्ट हम बैठ जाएंगे हमको मोक्ष चाहिए आज ही, पॉसिबल है नहीं, नहीं पॉसिबल है। उसके लिए माइंड को स्टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड में इतने विचार आते हैं, हमको कैसे मोक्ष मिल सकता है, कैसे हमारी समाधि लग सकती है, कैसे हमारा मेडिटेशन पॉसिबल है। मेडिटेशन भी कोई नहीं कर सकता, पता है, मेडिटेशन इतना आसान काम नहीं है। जब हम धीरे धीरे आसन वगैरह करके माइंड को स्टेबिलिटी का एक टेक्निक सीख जाते हैं ना, तब मेडिटेशन होने लग जाता है, करके देखिए। ठीक है, पहला है यम। यम इज अ सोशल बिहेवियर दैट डिस्क्राइब हाउ वन शुड ट्रीट अदर्स। दूसरों को कैसे ट्रीट करना है, दूसरों के साथ कैसे रहना है, वो यम बताता है। तो पहला यम में 5 है। ठीक है, यम के अंदर पांचों 1 2 3 4 5 ऐसे हेडिंग डाल के उनके नाम लिख लेना।
मतलब वो हेडिंग और ये सब हेडिंग ऐसे तो दिखेगा आपको। मीन्स आपके जो रनिंग नोट्स है ना उसमें भी आपको प्रॉपर चीज़ें दिखेंगी क्लियर। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, दूसरों को कैसे ट्रीट करना बताया जा रहा है, तो अहिंसा के साथ ट्रीट करना, दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना है अपनी वजह से, ठीक है। डंडा लेके पिटाई हम वैसे भी किसी की नहीं करते, बट अगर हम किसी के बारे में खराब सोचते हैं ना तो वो भी अहिंसा, वो भी हिंसा ही होती है एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग। नहीं तो हम सोचेंगे हम कहाँ अहिंसा करते हैं, एक सीढ़ी तो क्रॉस हो गई हमारी, हम तो किसी को मारते पीटते नहीं, इवन बच्चों को भी हाथ नहीं लगाते। बट अगर हम हमको कोई पसंद नहीं है कोई पर्सन, तो हम लगातार उस अपने माइंड से निगेटिव थॉट उसके पास भेजते रहते हैं, इनको तो ऐसे हो जाए, इनको तो ऐसे हो जाएगा, इन्होंने मेरे साथ इतना खराब किया, है ना। कर कुछ नहीं पाते कभी कभी, लेकिन ये तो वो कर ही सकते हैं ना घर बैठे, निगेटिव थॉट्स भेजो, तो वो भी हिंसा ही हो रही है कहीं ना कहीं। तो वो वृत्ति बन जाएगी, अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे ना तो वृत्ति बन जाएगी, मतलब हम उसको हार्मफुल होने से ज़्यादा खुद के लिए हार्म विषैले हो जाएंगे, पॉइजनस हो जाएंगे। इसलिए नहीं भेजना है, छोड़ो उसको उसके हाल पे, जो किया है वो देखेंगे, है ना। ऐसे आप अपने मन को मतलब हमने अपने ही खाने के में जहर मिला दिया, ऐसा हो गया, क्योंकि वो निगेटिविटी आपके पहले माइंड में जाएगी और फिर आपकी बॉडी पे दिखेगी। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि पहले वो हमको अफेक्ट करती है खराब चीज़ें। तो पहला है अहिंसा, मतलब डू नॉट हार्म एनीबॉडी इन थॉट्स और डीड, आपकी थॉट्स में भी कोई खराब चीज़ नहीं होनी चाहिए, तब वो अहिंसा है। दूसरा है सत्य, ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड स्पीक ट्रुथ, जितना हो सकता है, बिकॉज जब हम सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो हम अंदर से बहुत स्ट्रांग बनते हैं। जितना हम ज़्यादा झूठ का सहारा लेते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी बोल देते हैं, तो हम उतने वीक होते जाते हैं कि हर बात पे हमको अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। बोल दो जो है सच है, ठीक है। एक आधी जगह पे ठीक है जहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ऐसा बोला गया सत्य। थर्ड इज अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। देखिए, हम यम पढ़ रहे हैं, यम में 5 टाइप के यम है, क्या नहीं करना है, मतलब अहिंसा, अहिंसा तो करना है, बट वो दूसरों के साथ कैसे ट्रीट करना है, अहिंसा, सत्य। थर्ड वन इज अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, दूसरों की चीज़ों को उनसे बिना पूछे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कोई चीज़ को हमको उनसे बिना पूछे यूज़ नहीं करना है, और किसी चीज़ को बिना पूछे लेना नहीं है। चौथा है ब्रह्मचर्य, नॉन लस्ट, avoid lust for anything and see divinity in all your deeds and thoughts। किसी के बारे में भी हमको एक लस्ट वाला ध्यान, मतलब लस्ट वाली चीज़ नहीं रखनी है। हर चीज़ में, हर प्राणी में हमको एक डिविनिटी, भगवान का वो अंश है, ऐसे समझना चाहिए। ये हुआ अस्तेय, सॉरी, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब वो भी होता है कि केवल अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल रखना, उसके साथ में हम सोचेंगे ब्रह्मचर्य मतलब हम मैरिड है तो क्या, तो जिसके, जो हमारा पार्टनर है उसके अलावा और किसी के बारे में उस तरह के विचार नहीं आना, वो भी ब्रह्मचर्य है। मतलब किसी एक पर्सन के साथ में लॉयल रहना, दैट इज ऑल्सो ब्रह्मचर्य। फिफ्थ इज अपरिग्रह, नॉन पजेसिवनेस। अपरिग्रह का सही मीनिंग यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को, और जिनकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बहुत अननेसेसरी चीज़ों को स्टोर करते हैं अपने पास, जमा कर लेते हैं, जिनकी हमको पता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हम सोचते हैं पड़ेगी नहीं, बट पड़ती नहीं है। होता है कई बार ऐसे, ये भी ड्रेस ले लो, वो भी ले लो, घर में ये यूटेंसिल नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है हमको। हमको भी पता होता है घर में ऐसा बहुत सारा सामान है जो हमको शायद 6 महीने या साल भर भी यूज़, लेकिन किसी दूसरे को दे देंगे तो बहुत उसके लिए यूज़फुल है। तो अपरिग्रह मतलब, क्योंकि देखो अगर हम ऐसा मान के चलें कि हम आज हैं और कल नहीं है, तो कितनी चीज़ें हमको यूज़ है, बहुत सिंपल लाइफ हो जाएगी अगर हम ऐसा मान लें कि हमको नहीं पता है हमारी लाइफ सर्टेन है, कब कब तक हम रहने वाले हैं, तो हम बहुत अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं, बट हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी जमा कर लिया है। तो ये आता है अपरिग्रह में। जितना ज़्यादा चीज़, जितनी ज़्यादा चीज़ें स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा अटैच होंगे, नहीं वो वाला किसी को मत दो, वो तो मैं 6 महीने बाद पहनने वाली हूँ, ये किसी को मत दो, ये तो मैंने उनके बर्थडे में दिया था, वो मुझे बहुत पसंद है। ऐसे हम जितना ज़्यादा स्टोर करते हैं उतना ज़्यादा अटैच होते हैं। उतनी सिंपल लाइफ रखिए जितना ज़्यादा पॉसिबल है, मेक योर लाइफ एज सिंपल एज पॉसिबल। अब ये हो गए यम, 5 यम। अब दूसरा आया हेडिंग, यम के बाद दूसरा नियम। नियम इज अ इनर डिसिप्लिन। दूसरा, पहला वाला क्या था, दूसरों को कैसे ट्रीट करना है, अब ये जो है ना नियम, वो अपने आप को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। यह नियम इज अ इनर डिसिप्लिन, खुद के साथ आप कैसे रहते हो, मतलब जब आप अकेले रहते हो तब आप कैसे रहते हो, वो होता है नियम। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ वन शुड ट्रीट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। मुझे राजकुमार जी बताइए, आप हैंड रेस करके आप सुन रहे हैं।
ओके, ठीक है, थैंक यू। नियम का जो श्लोका है, जो जिसको हम बोलते हैं सूत्र, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। इसमें सूत्र अगर याद हो गया तो सारे सीक्वेंस में याद हो गए। पहला कौन सा है? शौच, दूसरा संतोष, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो पहला वर्ड समझेंगे शौच। शौच मतलब खुद का क्लीनलीनेस, मतलब खुद हम कितने क्लीन रहते हैं। प्योरिटी, शौच मतलब प्योरिटी। कीपिंग योर सेल्फ, योर क्लोथिंग एंड योर सराउंडिंग क्लीन, ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड। अब बाहर की शुद्धता हो जाती है, अपने आप को हम फ्रेश हो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, नहा लेते हैं, ये तो हो गई बाहर की शुद्धता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड, क्यों? जब आप अच्छे फूड और फ्रेश और हेल्दी खाना खाओगे तो अंदर भी शुद्ध रहेगा। हम सोचेंगे मैदे से बनी हुई चीज़ें खाएं और जंक फूड खाएं, तो क्या होगा? अंदर तो गंदगी होते जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और बहुत दिन तक वैसे ही पड़े रहता है। इसलिए तो लिथर्जी होती है, उसके बाद अलग अलग टाइप के डिसीज होते हैं। इसलिए बोला गया फ्रेश और हेल्दी फूड खाने के लिए, जिससे कि अंदर भी क्लीन रहे, बाहर भी क्लीन रहे, अंदर भी क्लीन रहे। तो पहला हुआ प्योरिटी और शौच। सेकंड है संतोष। शौच संतोष, दूसरे वर्ड पे है संतोष। बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव। जो भी आप आपकी लाइफ में आपके पास है, उससे आप संतुष्ट संतुष्ट रहें कि जो मेरे को भगवान ने दिया है, मेरे को हेल्दी बॉडी पार्ट्स दिए हैं, मुझे पूरी बॉडी हेल्दी दी है, इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड है मेरा भगवान को कि मुझे इतनी सारी चीज़ें, जो चीज़ें हम उनको सोचते हैं जो नहीं है, केवल उस पर ही हम फोकस करते हैं। इसलिए हम सारे टाइम रोंदू बने रहते हैं, रोते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी नहीं है, उनके पास सब है। तो जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस करते हैं, तो जो है उसके लिए संतुष्ट रहिए। थर्ड इज तप। शौच संतोष तपह, तीसरा आया। तप मतलब तपस्या। तपस्या मतलब वो नहीं जो जंगल में जाके होती है कि हम कैसे करें तपस्या। तपस्या मतलब किसी चीज़ को एक तपस्या की तरह करना। जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग कैसे एक तपस्या कर रहे हो, लेकिन आपने सोच लिया है मुझे एक भी क्लास मिस नहीं करना, तो ये एक तपस्या है ना? ये एक नियम है, एक तपस्या है। तो इसको बोलते हैं थर्ड नियम। नियम में आ रहा है, नियम में ही है तपस्या। थर्ड इज तपस्या। शोज डिसिप्लिन इन बॉडी स्पीच एंड माइंड, लिव अ सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ। तो ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है ना। मैंने तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं किया आने के लिए, आपने सोच लिया नहीं मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे सारे क्लास अटेंड करने हैं, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और मुझे मार्क्स नहीं, मुझे कंसेप्ट को समझना है सारे सब्जेक्ट की, केवल इसका नहीं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब आपको समझने हैं। तो ये आपका एक सेल्फ डिसिप्लिन है, दैट इज तपस्या। फोर्थ इज स्वाध्याय, सेल्फ सेल्फ स्टडी। इंग्लिश में वैसे सही मीनिंग नहीं मिलता, बट सेल्फ स्टडी लिख सकते हो आप। तो स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं कि हमने न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लिया और मैगजीन पढ़ ली तो सेल्फ स्टडी हो गई। सेल्फ स्टडी वो जो सैक्रेड टेक्स्ट, होली टेक्स्ट, जिनसे हमें आत्मज्ञान हो, जिनसे हमें अपने बारे में क्वेश्चंस आए, आप जिनको पढ़ के सोचने पे मजबूर हो जाओ कि मैं कौन हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, इसी टाइप के टेक्स्ट, उनको पढ़ने को बोला जाता है स्वाध्याय और सेल्फ स्टडी। स्टडी सेक्रेट टेक्स्ट विच इंस्पायर यू एंड टीच यू, जो आपको कुछ सिखाते हैं और इंस्पायर करते हैं, वो हुआ स्वाध्याय। अब पांचवा है शौच संतोष तप स्वाध्याय हो गया। ईश्वर प्रणिधानानी, फोर्थ पे हम गए, फिफ्थ पे गए। ईश्वर प्रणिधानानी मतलब आप जो कुछ भी करते हो दिन भर में, लाइफ में, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके, सरेंडर करके, सब कुछ ईश्वर का है और मैंने उनको समर्पित किया। लिविंग विद एन अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन गॉड, बी डिवोटेड टू गॉड। जो भी आप करते हो उसको डिवोटेड भाव से, एक डिवोटी की तरह, डेडिकेशन की तरह, डिवोशन की तरह। तो वो किसको समर्पित होगा? ईश्वर को। हम क्या समझ के करते हैं, मैंने किया, मुझ में टैलेंट है इसलिए मुझे मिला, है ना, और हम खुश होते हैं उस चीज़ के लिए। तो अगर ये नियम में आता है कि हम जो भी चीज़ें करें, हमारा मन का भाव ही ऐसे बन जाए कि जो मुझे मिला है वो ईश्वर की वजह से मिला है, और जो मैंने किया वो पूरा मेरा पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित है। ये हुआ नियम। तो यम हो गया, नियम हो गए, दो लिम्स हो गए। थर्ड पे आएंगे आसन। आसन तो सभी को पता है कि आसन क्या होता है। आसन मतलब बॉड फिजिकल पोस्चर, आप सभी को पता है, बट उसको महर्षि पतंजलि ने कैसे डिफाइन किया है आसन को। 7:53 हुआ है, 8 बजे तक करेंगे, और मंडे को फिर इसके बाद का आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारा करके एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है योग फिलोसफी में, उसके बाद हम नेक्स्ट फिलोसफीज को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। एक दिन में एटलीस्ट दो तो हो जानी चाहिए। न्याय वैशेषिक, देन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। थर्ड हेडिंग आसन। वेरियस पोस्चर्स ऑफ योगासना
हेल्प टू कीप बॉडी हेल्दी एंड टेंशन फ्री माइंड। और महर्षि पतंजलि ने इसके लिए जो श्लोक दिया है दैट इज स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम, क्यों उन्होंने ऐसे बोला? देखिए यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे आसन हम करते हैं, किसी का कुछ बताया नहीं, सिर्फ एक डेफिनेशन दे, एक श्लोक दे दिया, स्थिरम सुखम आसनम। उनके अकॉर्डिंग जिस भी पोस्चर में हम स्थिरता के साथ, सुख के साथ बैठ सकते हैं या उस आसन में रह सकते हैं, वही आसन है। उन्होंने कोई आसन नहीं बताया कि शीर्षासन ही आसन है, पद्मासन ही आसन है, ऐसे नहीं बताया। महर्षि पतंजलि में ने केवल आसन को इस तरह से डिफाइन किया। तो हम जो करते हैं वो सब क्या है? इतने सारे आसनों के नाम, सारे के सारे क्रिएचर्स पे आसन बने हुए हैं। लिजर्ड पोज भी है, टॉर्टोइज पोज भी है, सब है सब है। वो कहाँ से है? वो हठ योग के आसन है एक्चुअली। ठीक है, जब आप हठ योग पढ़ेंगे तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने हर चीज का केवल एक बेस दे दिया है कि आसन ऐसा नहीं होता जिसमें आपके फेस पर टेंशन हो और आप उसको होल्ड करके रखे हो। आसन तब होता है जब आप स्थिरता से सुख के साथ में उसमें हो। इसीलिए आसन में और योग में कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता। देयर इज नो जजमेंट एंड कंपैरिजन इन द फील्ड ऑफ योग। दो लोग आसन परफॉर्म कर रहे हैं, एक का बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी है, उसने बहुत ज्यादा बेंड किया हुआ है, दूसरा नहीं कर पा रहा, तो वो कोई जजमेंट होता ही नहीं है। वो उन्होंने जितना उनके लिए पॉसिबल है वेरिएशन के साथ किया तो भी उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हुआ आसन। फोर्थ इज प्राणायाम। प्राणायाम के लिए उन्होंने क्या सूत्र दिया हुआ है? तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगर्ति योगर्ति विक्षेद प्राणायाम। मतलब तस्मिन सति श्वास प्रश्वास मतलब श्वास और प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल जो हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, उसकी गति को विक्षेद करना। विक्षेद कैसे करेंगे? अब नॉर्मली हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, बात करते हुए भी कर रहे हैं, बट इस पे जब हमारा कंट्रोल आ जाता है दैट इज प्राणायाम। कंट्रोल मतलब हमारी मर्जी से एक्सहेल हो और हमारी मर्जी से इनहेल हो, अपनी मर्जी से ना हो। अभी हम बैठे अपने आप इनहेल एक्सहेल हो रहा है, हमारा ध्यान भी नहीं है उस तरफ, ध्यान रहता ही नहीं कभी हमारा। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो हमको हमको 3 सेकंड में इनहेल करना है, मतलब हम 3 सेकंड लगाएंगे, 4 सेकंड में एक्सहेल करना है 4 सेकंड, और उसको होल्ड भी कर लेते हैं प्राणायाम में अंदर। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमने लेफ्ट से इनहेल किया, हो गया, अब मैंने होल्ड किया अंदर, मैंने एक्सहेल नहीं किया, ये होल्डिंग ही चल रहा है। अब मैंने राइट से एक्सहेल किया, अगेन होल्डिंग, अब इनहेल, अगेन होल्डिंग, मतलब 2 बार होल्डिंग हो रही है, एक बार बाहर सांस छोड़ने के बाद, एक बार सांस अंदर लेने के बाद। तो हमारा कितना कंट्रोल है, हर चीज पे कंट्रोल है। हमने लिया भी अपनी मर्जी से, इतने सेकंड में लेना है, इतने सेकंड में एक्सहेल करना है, और बाहर इतने सेकंड के लिए मुझे होल्ड करना है। ये है प्राणायाम। मतलब श्वास प्रश्वास की गति को कंट्रोल करना, उसको विक्षेद करना, जो नॉर्मल हो रही थी उसको विक्षेद कर दिया, दैट इज प्राणायाम। और इसको इंग्लिश में अगर समझने के लिए लिखते हैं तो ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज, उसको सही से डिफाइन नहीं करता बट समझने के लिए लिख सकते हैं। प्राणायाम इज अ ब्रीदिंग टेक्निक। प्राणायाम इज अ ब्रीदिंग टेक्निक। बेसिक मूवमेंट्स ऑफ प्राणायाम आर, इनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है प्राणायाम में? इनहेलेशन, रिटेंशन, इनहेल ये किया, इनहेलेशन, उसके बाद रिटेंशन मतलब होल्ड किया, अंदर अंदर ही उस सांस को रोक के रखा, देन फिर उसके बाद में एक्सहेल किया और फिर से रिटेंशन। मतलब उन्होंने 4 चीजें बताई कि पूरक रेचक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। अंदर लेना सांस को, छोड़ना, और बाहर रोक के रखना और अंदर रोक के रखना, ये 4 चीजें ही प्राणायाम है। द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम प्योरिफाइज बॉडी एंड रिमूव डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द माइंड। हमारे बॉडी माइंड को प्योरीफाई करता है और हमारे माइंड में जो भी डिस्टर्बेंस है उसको रिमूव करता है प्राणायाम। ठीक है, अब हुआ फिफ्थ इज प्रत्याहार। इसको कोई कर ही लेता है, वही थोड़ा कर लेते हैं, प्रत्याहार तो हो ही जाएगा। सोनू जी कुछ बोल। जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर। अच्छा, आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर। ओके, जी, ठीक है।
तो इनका लिख लीजिए कि महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग 4 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं प्राणायाम में। हाँ, जब आप इन्हेल करके उसको रिटेंशन करते हो दैट इज़ अंतः कुंभक, ठीक है? और एक्सहेल करके जब बाहर रिटेंशन करते हो दैट इज़ बाह्य कुंभक। कुंभक मतलब होल्डिंग, ठीक है? कुंभक का मतलब है होल्डिंग। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जी, ओके। तो इस टाइप की 4 को ही उन्होंने इंक्लूड किया है प्राणायाम में। उनने जो इतने टाइप के होते हैं जैसे अभी हम करते हैं ना अनुलोम-विलोम भी करते हैं और भ्रामरी भी सुना है आपने और बहुत टाइप के सुने होंगे शीतली शीतकारी, तो वो सब हठ योगा का कांसेप्ट है। महर्षि पतंजलि ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं बताया। उन्होंने बहुत बेस बताया है, उस बेस को लेके हठ योगा चल रहा है ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है? पूरक मीन्स क्या हुआ इनहेलेशन, मतलब 4 चीज़ें बताइए। पूरक मतलब इनहेलेशन, रेचक मतलब एक्सहेलेशन और पूरक मतलब इनहेल करने के बाद का जो रिटेंशन है वो हुआ अंतः कुंभक। अंतः मतलब अंदर जो होल्डिंग हो रही है, ठीक है? नाम से समझना। और बाह्य कुंभक मतलब एक्सहेल करके जो रिटेंशन हो रहा है, नाम से ही क्लियर है, कन्फ्यूज़ होने का कुछ भी नहीं है, ठीक है? फिफ्थ वन इज़ प्रत्याहार। 4 पे आ गए हम, प्राणायाम कर लिया। फोर्थ है प्रत्याहार। बस ये लास्ट कर लेते हैं, 8 बज गए हैं, आप लोग को भी काम होंगे। वैसे लेने में मैं मतलब थोड़ा 10-15 मिनट जा सकता है बट एक डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास। आप किसी को बोल सको कि हाँ मैं 8 बजे फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही 10 मिनट एक्स्ट्रा चल रही, कभी 15 मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास मीन्स डिसिप्लिन होना चाहिए। तो प्रत्याहार मीन्स इट मीन्स राइटली मैनेजिंग द सेंस एंड गोइंग बियॉन्ड दैम, मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, पांचों सेंस ऑर्गन्स हमारे, उन सबको बाहरी वर्ल्ड से डिटैच कर लेना, ये हुआ प्रत्याहार। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो जैसे हम अनुलोम विलोम कोई भी प्राणायाम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो समझो, ठीक है? बाहर की आवाज़ें हमको आती हैं कुछ सेकंड के लिए, बट आप ट्राई करना आंखें बंद करके बैठना मेडिटेशन के लिए। और जब बाहर की आवाज़ों को थोड़ा नोटिस करना मतलब सुनना है उनको केवल। धीरे धीरे ट्राई करना कि सुनते सुनते एक स्टेज ऐसी आ जाए कि बाहर की आवाज़ें आनी आपको बंद हो जाए, जबकि आवाज़ें एज इट इज़ है लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हो उनको। वो स्टेज कहलाती है प्रत्याहार, ठीक है? ये स्टेज कहलाती है प्रत्याहार, जब हमारे सेंस ऑर्गन्स को हम विड्रॉल कर लेते हैं आउटर वर्ल्ड से। कैसे होता है? जब हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं ना, हमारी इनर जर्नी स्टार्ट होती है मेडिटेशन में। आप जैसे अपने मन को अंदर की तरफ खींच लोगे, मतलब मन को रिलैक्स छोड़ देना, मन में विचारों को कंट्रोल नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? समझिए आप एक स्क्वायर पे खड़े हो, ट्रैफिक पुलिस वाला जैसे खड़े होता है ना स्क्वायर पे, और चारों साइड से ट्रैफिक को देखते रहता है वो। अब समझो उसको किसी ने बोल दिया आज एक भी चालान नहीं काटना, सिर्फ देखते रहो ट्रैफिक को। आप समझ लो आप वो हो, बस देख रहे हो, इधर से जा रहे हैं लोग, उधर से जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ देख रहे हो। वैसा ही हमको मेडिटेशन में करना होता है। हमको अपने विचारों को बस देखना है, किसी को सप्रेस नहीं करना विचार को, किसी को कंट्रोल नहीं करना, किसी पे कोई एनालिसिस नहीं करना, किसी पे कोई जजमेंट नहीं देना, ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन यही है। अगर हमने सप्रेस करने की कोशिश की तो वो विचार ज़्यादा आएगा। आने दीजिए, जाने दीजिए, लेट देम कम एंड गो। कोई एनालिसिस, कोई जजमेंट नहीं, धीरे-धीरे आपके विचार आने कम हो जाएँगे और एक स्टेट ऐसी आ जाएगी, आप जिस चीज़ पे मेडिटेशन कर रहे हो सिर्फ़ वो और आप रहोगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है? तो ये कैसे होगा? ये प्रत्याहार से पॉसिबल है। आपकी सारी इंद्रियाँ, आपके नाक, कान, आँखें तो हम बंद ही कर लेते हैं। सुनना भी बंद हो जाता है धीरे-धीरे। आवाज़ें आनी हमको स्लो हो जाती हैं। दैट मीन्स हम कॉन्सन्ट्रेशन कर पाएँ। तो ये प्रत्याहार इसलिए बीच की कड़ी है। 8 अंगों में से बीच की कड़ी है प्रत्याहार, जहाँ से इनर जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है? क्लियर है? The senses and going beyond them instead of simply closing and suppressing them. That means हमको अपने सेंस ऑर्गन्स को सप्रेस नहीं करना है कि नहीं नहीं सुनो मत, आवाज़ें आने मत दो, हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, रुको रुको, ऐसे नहीं, आने दीजिए, माइंड को ट्रेन कीजिए तो हो जाएगा। और बस करें यहीं पे एंड। लास्ट वाला है 6, 7, 8, ये कल पढ़ते हैं, मज़ा भी आएगा। अभी तक हमने जो पढ़े ना उनमें से फोर्थ तक थे बाह्य जो बाह्य मतलब जो अष्टांग योग में से 5, 4 को अलग समझा गया है, बाद वाले 3 को अलग, और प्रत्याहार जो है बीच का सेतु का काम करता है, मतलब एक दोनों के बीच की एक कड़ी है।
मतलब एक ब्रिज का काम करता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? तो बाद के जो अंतरंग योग हैं, अंतरंग योग और बाह्य योग ऐसे बोलते हैं उनको, है ना? बहिरंग योग, अंतरंग योग और वो सेतु, ऐसे। तो हमने 5 पढ़े, 6, 7, 8 को कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना? कल मीन्स मंडे पढ़ेंगे, कल का संडे है। कल आप लोग भी अपना एक दिन है एंजॉय कीजिए, और मंडे को सेम टाइम 7 टू 8। अभी देखते हैं आपके बाकी क्लासेस का टाइम क्या फिक्स हो रहा है। एक सेकंड। आपके बाकी क्लासेस का टाइम कोई क्लैश तो नहीं होने वाला है ना इससे?